नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 10 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोग। तो इस क्रम में हमारे पास आज दो टॉपिक्स हैं। एक है डेंजरसली फैंसीफुल, राहुल गांधी को जो उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है गुजरात हाई कोर्ट से डिफेमेशन केस के मामले में, मानहानि केस के मामले में। आप सभी को पता ही होगा मानहानि वाला मामला जो उन पर चल रहा है मोदी सरनेम को लेकर के, मोदी उपनाम को लेकर के, तो उन्हें राहत नहीं मिली है। और दूसरा टॉपिक है कि अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम देने जा रहा है। तो यूक्रेन को जो क्लस्टर बम देने जा रहा है, इस पर हालांकि अमेरिका सहयोगी जो है ना, अमेरिका के जो यूरोपीय देश हैं या फिर नाटो के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, वो भी सहमत नहीं है। हालांकि जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन को क्लस्टर बम देंगे, तो उसको लेकर भी चर्चा है। दूसरी टॉपिक को हमारे पास जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है, मानवीय दृष्टिकोण से भी देखना जरूरी है उसे। क्लस्टर बम पर कई सारे देशों ने बैन लगा रखा है। क्लस्टर बम ऐसे बम होते हैं जिसमें कि सैकड़ों बम एक गुच्छे में होते हैं, ठीक है, तो ये क्लस्टर बम के तहत आते हैं। खैर, इस पर अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। आज मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा क्लस्टर बम के बारे में, और अमेरिका इसका यूज क्यों करना चाह रहा है, अमेरिका यूक्रेन को क्यों देना चाह रहा है। खैर, अपने टॉपिक्स को मूव करते हैं। पहला टॉपिक हम देखते हैं डेंजरसली फैंसीफुल। तो गुजरात हाई कोर्ट ने जो हालिया निर्णय दिया है डिफेमेशन केस को लेकर के, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने सदस्य हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि केस को लेकर निर्णय दिया है। सबसे पहले समझ लो कि मानहानि क्या है। आपके जहन में ये बात जरूर आती होगी कि ये मानहानि क्या है। तो मानहानि जो है ना, इसको ये आप अगर मानहानि को देखोगे तो ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत है ना, ये केस दर्ज हुआ था। ये वाला 499 और 500, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये होगा 500, तो दो के तहत मामला दर्ज हुआ था। और इसको आगे बढ़ाते हुए अगर आप देखो कि 499 और 500 क्या है, इसमें क्या बातें कही गई हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसमें कहा गया है कि विस्तार से बताया गया है आईपीसी की धारा 499 में कि शब्द के माध्यम से मानहानि किस प्रकार हो सकती है। वो चाहे फिर बोलने के माध्यम से हो, या पढ़ने के माध्यम से, संकेतों या फिर प्रस्तुतियों के जरिए, इन सब के जरियों से मानहानि हो सकती है। या तो व्यक्ति की, किसी संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के बारे में प्रचारित कुछ किया जाता है, या कुछ बोला जाता है, या फिर ऐसा कुछ जानबूझकर किया जाता है कि उस व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, तो ये मानहानि के तहत आता है। आपराधिक मानहानि का दोषी अगर पाया जाता है कोई, तो 500 के तहत, धारा 500 के तहत जुर्माना के साथ बिना जुर्माने के 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। तो गुजरात हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको लेकर चर्चा करेंगे। अब देखो, गुजरात हाईकोर्ट हैज मेड डिफेमेशन साउंड लाइक अ हॉरिफिक क्राइम। मतलब गुजरात हाईकोर्ट ने डिफेमेशन केस को एक तरह से हॉरिफिक क्राइम, मतलब भयावह अपराध जैसा बना दिया है। जिस प्रकार से यहाँ पे राहुल गांधी को इसमें सहायता नहीं मिली है। आगे देखते हैं, द गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर डिक्लाइनिंग टू स्टे द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने डिफेमेशन केस इज क्वाइट अनरीजनेबल एंड बॉर्डर्स ऑन द फैंसीफुल। देखो, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया, मानहानि के मामले में राहुल गांधी की कन्विक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कन्विक्शन बोलते हैं दोष सिद्धि को। राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा मिली है ना, तो उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये दर्शाता है कि न्यायालय इस मामले को किस प्रकार गंभीरता से ले रही है, जो कि ऐसा नहीं लेना चाहिए, है ना। मानहानि के मामले को इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें आर्टिकल में कहा गया है। जस्टिस हेमंत एम प्रचक बिकम्स द थर्ड जुडिशियल अथॉरिटी इन गुजरात टू रूल दैट मिस्टर गांधी यूजिंग द वर्ड्स व्हाई डू ऑल दीज थिंग्स हैव Modi as a surname in an election campaign speech in 2019 had committed defamation against a large number of people and it was a serious offense। अब देखो, ये तीसरे ऐसे न्यायमूर्ति हैं, है ना, न्यायमूर्ति एम जो प्रचक हैं, गुजरात में तीसरे ऐसे न्यायमूर्ति हैं, न्यायिक पदाधिकारी हैं, जिन्होंने यह निर्णय दिया है कि राहुल गांधी ने जो 2019 के चुनावी भाषण में इन सारे चोरों का उपनाम मोदी क्यों है ऐसा कहा था, है ना। तो उन्होंने एक तरह से नीरव मोदी इस सब पर टारगेट किया था। कहकर उन्होंने एक तरह से, न्यायालय ने ये माना है कि राहुल गांधी ने जो ये कहा ना कि इन सारे चोरों का नाम उपनाम मोदी क्यों है,
तो इससे न्यायालय ने यह माना कि इन्होंने बड़ी तादाद में लोगों की मानहानि की है, पूरा मोदी समुदाय आहत हुआ है और यह एक गंभीर अपराध था। अब देखो 2 साल की सजा जो मिली है, द परपेट्रेटेड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस हैज बीन साइटेड टू जस्टिफाई द अवार्ड ऑफ अ 2 ईयर जेल टर्म, द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन। देखो, और जो आप सभी को मैंने पिछले आर्टिकल में भी बताया था एक बार कि जो मैक्सिमम जो सजा है ना, अधिकतम सजा जो है मानहानि के लिए 2 साल है, ठीक है। तो एक तरह से 2 साल की सजा जो मिली है उसको एक तरह से कहा गया है कि अपराध की गंभीरता है तो 2 साल की सजा मिलनी ही चाहिए, हाई कोर्ट ने ये कहा है, ठीक है, कि इससे पूरी जो मोदी समुदाय है वो आहत हुई है। While the remark is unlikely to have troubled or caused any reputational harm to any unreasonable person, तो अब आगे बढ़ते हैं। While the remark is unlikely to have troubled or caused any reputational harm to any reasonable person, देखो अब क्या है कि हालांकि इस टिप्पणी से ऐसी बात नहीं है कि किसी प्रतिष्ठित आदमी की या फिर ऐसी किसी की भावना आहत हुई हो या काफ़ी प्रभावित हुई हो। द ट्रायल मजिस्ट्रेट ऑफ सिविल कोर्ट हियरिंग एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन एंड नाउ द हाई कोर्ट हैव यूनानिमसली कंक्लूडेड दैट द ऑफेंस इज ग्रेव। अब देखो कि पहले तो ट्रायल मजिस्ट्रेट, फिर सिविल कोर्ट, अब फिर क्या है हाई कोर्ट, इन सभी ने क्या कहा, एक सर्वसम्मति से ये कहा कि अपराध जो है वो गंभीर अपराध है, ठीक है। फाइनली ये कहा अमाउंटिंग टू मोरल टर्पिट्यूड। अब देखो जिस प्रकार से तीनों कोर्ट ने ये बातें कही हैं, ठीक है, तो हाई कोर्ट सभी एक मत से इस नतीजे पर सहमति से पहुंचे हैं कि अपराध गंभीर है। राहुल गांधी ने जो कहा एक तरह से काफ़ी गंभीर अपराध हो जाता है और नैतिक निकृष्टता के बराबर है, मोरल इसे बोलते हैं टर्पिट्यूड, है ना। तो हाई कोर्ट जो है प्रथम अपीली अदालत से इस बात पर सहमत है। हाई कोर्ट जो है ये हाई कोर्ट हैज एग्रीड टू द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट दैट मिस्टर गांधी डज नॉट डिजर्व द बेनिफिट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन, कि मिस्टर गांधी को एक दोष सिद्धि पर रोक लगाने का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। एन ऑर्डर दैट वुड हेल्प ओवरकम हिज डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा। अब मान लो कन्विक्शन पर रोक लग जाए ना, स्टे लग जाए ना, तो उससे क्या होगा पता है, उससे ये होगा कि राहुल गांधी की जो अयोग्यता है लोकसभा से वो बच जाएगी, है ना, अयोग्यता नहीं होगी, तो वो फिलहाल होती नहीं दिख रही है, ठीक है। और दूसरी बात देखें कि उसके बाद फिर आगे देखो कि इट हैज enthusiastically endorsed the conclusion that the offence is grave because it was committed by a member of parliament and leader of party that had ruled the country for decades and that it was a speech that contained a false statement made with intent to affect the outcome of an election। अब देखो विशेषकर इस बात को यहाँ पे बताया गया, इस निष्कर्ष पर जो अदालत पहुंची, न्यायालय पहुंची, उसका जो आधार ये था कि जो अपराध गंभीर इसलिए है ना, मानहानि का ये अपराध जो गंभीर इसलिए है, राहुल गांधी ने टिप्पणी जो की थी वो गंभीर इसलिए है क्योंकि यह एक एमपी द्वारा की गई टिप्पणी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो लीडर एक ऐसी पार्टी का नेता है जिसने देश पर दशकों तक शासन किया है, तो उसके पार्टी के नेता द्वारा की गई टिप्पणी है। और ये स्पीच जो भाषण दिया गया था राहुल गांधी के द्वारा, इसमें गलत भ्रामक कथन शामिल थे, फॉल्स स्टेटमेंट शामिल थे कि सारे चोरों के नाम उपनाम मोदी हैं, और खासकर ये ऐसे इरादे से ये कमेंट किए गए थे गांधी द्वारा, मिस्टर गांधी द्वारा, कि ये इलेक्शन का जो निष्कर्ष है वो प्रभावित हो, तो इसको गंभीर माना है न्यायालय ने। द कोर्ट हैज कंट्रोवर्शियली रूल्ड दैट statement has defamed a determinable group of people referring to those with the surname Modi। अब देखो स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट से मतलब ऐसे लोग इस जो एक तरह से जो राहुल गांधी ने ये जो स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, उससे लोगों के एक समूह जिनका उपनाम मोदी है उसका मानहानि हुआ है। अदालत ने ये देखा, निष्कर्ष निकाला, और इट हैज thus रिजेक्टेड द की आर्गुमेंट दैट 13 करोड़ पीपल विद द सरनेम कुड नॉट हैव बीन अग्रीव्ड बाय दैट सेंटेंस। और इस प्रकार इसने इस मुख्य तर्क को खारिज कर दिया कि उस सेंटेंस से मोदी सरनेम वाले करीब 13 लोग व्यथित नहीं हो सकते। अब देखो हाउ द कोर्ट कंक्लूडेड दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर एग्रीव्ड इज नॉट क्लियर। हालांकि न्यायालय ने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि बड़े संख्या में लोग व्यथित हुए इस कमेंट से, इस टिप्पणी से, इस बयान से, यह स्पष्ट नहीं है। व्हेन नो वन एक्सेप्ट द कंप्लेनेंट हैज क्लेम्ड हार्म टू रेपुटेशन। उस परिस्थिति में खासकर जब
जो शिकायतकर्ता के अलावा किसी और ने अपनी प्रतिष्ठा के हानि का दावा नहीं किया, केवल एक ने दावा किया और न्यायालय ने इसे पूरे लोगों का सोच लिया। तो ये स्पष्ट नहीं है कि न्यायालय यह निष्कर्ष पर कैसे पहुंची। इट इज disconcerting that court after court has endorsed a punishment tailored specifically to disqualify a member of parliament। अब यहाँ पर देखो आप, यह बात थोड़ी आश्चर्य वाली है कि एक के बाद एक न्यायालय, 3 न्यायालय ने एक ऐसी सजा पर अपनी एक तरह से उसको मुहर लगाई है जो विशेषकर एक संसद सदस्य को अयोग्य बनाएगी, है ना। अब अयोग्य बनाएगी, 2 साल की सजा है तो अयोग्य तो बनना है ही, है ना, क्योंकि ये 2 साल की सजा किसी को हो जाती है तो वो अपनी सदस्यता खो देता है, संसद सदस्यता खो देता है। हाई कोर्ट ने इस तरह की भी अनदेखी कर दी। अगर हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट हैज ऑल्सो इग्नोर्ड द आर्गुमेंट that a legislator cannot be pushed out of the house and barred from electoral contest for an offense that was neither serious nor involved moral turpitude। तो एक तरह से आप देखने वाली बात है कि हाईकोर्ट ने इस तरह की भी अनदेखी कर दी, किसी सांसद या विधायक को एक ऐसे जुर्म के लिए सदन से बाहर नहीं किया जा सकता या चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता जो एक तरह से न तो गंभीर है न ही जिसमें नैतिक निकृष्टता शामिल है। इंस्टेड इट हैज मेड अ फैंसीफुल क्लेम दैट लॉज सब्जेक्ट इज टू मेंटेन प्योरिटी इन पॉलिटिक्स। हालांकि न्यायालय ने इस प्रकार का क्लेम किया, बताया कि जो कानून का जो विषय है, कानून की जो मूलभूत धारणा है, जो उद्देश्य है वो ये है कि राजनीति में प्योरिटी, है ना, शुचिता, एक तरह से शुद्धता सुनिश्चित किया जाए, फॉल्स चीजों को हटाया जाए। एंड साइटेड द पेंडेंसी ऑफ अदर केसेज अगेंस्ट मिस्टर गांधी टू डिक्लाइन टू स्टे द कन्विंसन। और मिस्टर गांधी के खिलाफ जो और केसेज पेंडिंग हैं उसका भी हवाला दिया कि उनकी कन्विक्शन जो है उनकी कन्विक्शन पर हम स्टे नहीं लगा सकते। It has even referred to a complaint by V.D. Savarkar's grandson against Mr. Gandhi as though a political remark could add another layer of gravity to the offense। अब इसने मिस्टर जो बी.डी. सावरकर हैं ना, बी.डी. सावरकर उनके जो पोते हैं, उन्होंने जो कंप्लेंट किया था मिस्टर गांधी के खिलाफ, उन्होंने सावरकर पर, वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने, तो उसको लेकर उनके पोते ने, सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेंट की थी, मामला दर्ज कराया था। तो उसको भी लेकर कहा है कि जो ये जो पॉलिटिकल रिमार्क है, राजनीतिक टिप्पणी है, ये भी उनके अपराध में एक तरह से गंभीरता के आयाम जोड़ता है। द एक्सटेंट टू व्हिच अ जुडिशियल ऑर्डर कैन गो टू मेक अ डिफेमेशन केस शुड साउंड लाइक अ हॉरिफिक क्राइम अगेंस्ट। अब देखो एक्सटेंट जो है ना, जिस हद तक ये न्यायालय का आदेश गया है विशेषकर डिफेमेशन केस में, मानहानि केस में, ये लगता है कि एक तरह से भयावह अपराध राहुल गांधी ने किया हो अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज इज क्वाइट एस्टाउंडिंग। ठीक है, तो एक तरह से जिस प्रकार की सजा यहाँ पे तीनों कोर्टों से राहत नहीं मिली है, तो फाइनली उनके पास ऑप्शन अब एक ही बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। हाँ, लग रहा है कि उन्होंने समाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपराध कर दिया हो, या फिर कोई ऐसी बात है जिसमें उन्हें दोष सिद्धि से सुरक्षा नहीं मिल सकती, उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लग सकती। तो अब एकमात्र विकल्प जो कि सुप्रीम कोर्ट जाने का, उच्चतम न्यायालय जाने का है। ठीक है, तो आज हमने इस पर चर्चा की, एक बार पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं जब ये आर्टिकल आया था द हिंदू में। और इसके बाद अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब तो हम भारत में घूम लिए, ठीक है, भारत की हमने चर्चा कर ली, भारत के राजनीतिक आयाम की, एमपी के बारे में चर्चा कर ली, मानहानि केस को लेकर चर्चा कर ली, आपको बता दिया कि मानहानि केस में किस प्रकार के मामले शामिल होते हैं। अब थोड़ा विदेश से हो आते हैं। अब देखो यूक्रेन युद्ध में जो अमेरिका का न्यू स्टेप है, ब्लडेड लाइंस, है ना, धुंधली जो सीमाएं हैं, है ना, मिटती सीमाएं जो हैं, ठीक है, क्या मिटती सीमाएं हैं? देश अपनी सीमाएं भूल रहे हैं, मानवाधिकार का हनन चरम पर हो रहा है। तो यूक्रेन युद्ध में यूएस डिसीजन टू सेंड क्लस्टर म्यूनिशंस टू यूक्रेन ब्लड मोरल लाइंस। अब देखो नैतिकता की भी लाइन होती है, युद्ध भी नैतिकता से लड़े जाते हैं, युद्ध में नैतिकता का नाश नहीं किया जाता इतने बड़े स्तर पर। अब अमेरिका ने निर्णय लिया है कि वो क्लस्टर बम भेजेगा, यूक्रेन को क्लस्टर बम देगा, डेफिनेटली क्लस्टर बम देगा तो यूक्रेन उसका यूज करेगा। तो ये बिल्कुल नैतिकता वाली बातें खत्म होती जा रही हैं। बाइडेन प्रशासन डिसीजंस टू सेंड क्लस्टर म्यूनिशंस टू यूक्रेन टू फाइट द रशियन इन्वेजन शोज बोथ द challenges Kyiv and its western allies face in the prolonged war and the US readiness to escalate it to push back the Russians। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से बाइडेन प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि भाई उससे हम हथियार भेजेंगे, ये क्लस्टर बम भेजेंगे,
तो इस युद्ध में जिस प्रकार से यूक्रेन और पश्चिमी जो देश हैं जो उसके सहयोगी हैं उनके सामने जो चुनौतियां हैं और रूस को पीछे धकेलने के लिए जिस प्रकार से वो युद्ध को आगे बढ़ाने की देख रहे हैं, तो अमेरिका बिल्कुल तत्पर हो रहा है इसमें कि युद्ध को और घमासान बनाया जाए। क्लस्टर हथियार जो होते हैं वो बड़े घातक विस्फोट करते हैं, उसी हिसाब से उन्हें तैयार किया गया है। लेकिन लड़ाई के दौरान क्या होता है, कई सारे क्लस्टर बम काम नहीं करते, छूट जाते हैं, और छूट जाते हैं उस समय विस्फोट नहीं करते और बाद में वो सिविलियन को नुकसान पहुंचाते हैं, आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब आम लोग वहाँ बाय मिस्टेक उसको उठा लेते हैं या उस पर पैर रख देते हैं या कुछ ऐसे भी, तो बाद में विस्फोट होता है उसमें। यही वजह है कि 100 से ज़्यादा मोर देन 100 कंट्री ने इस पर बैन लगा रखा है इसके प्रयोग पर। हालांकि अमेरिका ने और रूस ने, यूक्रेन ने, इन सब ने ना इससे संबंधित करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन हाल के दिनों में इस क्लस्टर बम का यूज रूस ने किया था तो अमेरिका ने उसकी आलोचना की थी और खुद अब यूज करने जा रहा है। लेकिन अब इस रुख से अमेरिका पलट गया है, ठीक है, और उसको भेजेगा। तो डेफिनेटली स्थिति सही नहीं होती दिख रही है। स्थिति तो ये होनी चाहिए थी कि अमेरिका को पहल करनी चाहिए थी, मामले को सही करना चाहिए था। बातचीत, भारत ने भी कहा बातचीत के बिना इसका समाधान नहीं हो सकता, वो अमेरिका को देखना चाहिए था। कुछ हफ्ते पहले जिस प्रकार से देखा था कि यूक्रेन ने जब अपना जवाबी हमला शुरू किया था तो पश्चिमी देशों ने सोचा था कि जो यूक्रेन को जल्दी कार्रवाई मिलेगी और सफलता मिलेगी और यूक्रेन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो दबाव में आ जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ महीने की बात करें तो रूस ने जिस प्रकार से एक तरह से वहाँ पे बढ़त बनाई है, उसको लेकर पश्चिमी देश एक चिंतित हैं, ठीक है, और उसके लिए चाह रहे हैं कि वो उनको अमेरिकी देश यूक्रेन को इस प्रकार के बम प्रदान करने की सोच रहे हैं। हालांकि यूरोपीय जो कंट्रीज हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं उनके बीच भी मतभेद है इस बात को लेकर। केवल अमेरिका राजी हुआ है कि हम क्लस्टर बम भेजेंगे, बाकी देश इसको लेकर एक मत नहीं है। वो नहीं चाहते कि यूक्रेन को क्लस्टर बम दिया जाए और इसका प्रयोग जो है लोगों पर होगा तो कई लोग हताहत होंगे, नैतिकता के विरुद्ध है और इस प्रकार क्लस्टर बम के उपयोग को बढ़ावा देने जैसा होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के तहत जो अमेरिका, इसका यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसमें पश्चिमी देशों की जो भूमिका है और खासकर अमेरिका का जो रुख है उसको लेकर चर्चा की गई इसमें, ठीक है, बताया गया। तो क्लस्टर बम का यूज अमेरिका यूक्रेन से करवाएगा, तो भेजेगा तो भाई यूक्रेन उसका यूज करेगा। तो दो टॉपिक हमने आज कवर किए। एक तो हमने डिफेमेशन केस को लेकर जो राहुल गांधी को राहत नहीं मिल रही है उसको लेकर चर्चा की, और दूसरी चर्चा की हमने जो अभी चल रहा है रूस और इसका यूक्रेन का युद्ध और उसमें पश्चिमी देशों की भूमिका की, जो नवीन घटनाक्रम होते जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कहिए नमस्कार, थैंक यू।